हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो उसका नाम है प्राक कण की जीवन क्षमता के बारे में। कि जैसे हम लोगों की कुछ आयु निर्धारित है कि हाँ इतने आयु तक हम लोग जिएंगे, ठीक है। तो एक आयु निर्धारित है, लेकिन अब बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा इस तरीके से अचानक से घटना हो जाए तो उसकी बात अलग है। लेकिन यह है कि ये बताया गया है कि आज अभी के मनुष्य जो हैं, जो आपके बायोलॉजी में दिया गया बुक में, अभी के जो मनुष्य है वो 60 से 70 साल तक या 80 साल तक जीते हैं, ठीक है। पहले की अपेक्षा में आयु कम हो गई है। तो उसी तरीके से जैसे हर एक तरीके से मतलब देखा जाए तो हर एक चीज की आयु निर्धारित है, निर्भरता है। यहाँ आपको बताया जाता है प्राक कण की जीवन क्षमता के बारे में, ठीक है। कि कौन कौन से पदार्थ को, कौन कौन से पादप जगत के ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, या ऐसे हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनकी जीवन क्षमता कितने समय तक होती है, ठीक है। जीवन क्षमता ये बताती है, ठीक, कि वह किस समय मतलब कितने समय के अंदर निषेचन की प्रक्रिया को संभव करता है, या किस समय वो नए जीव को एक तरीके से आगे बढ़ाने में कार्य करता है। तो बताया जाता है इसमें कि वह समय जिसमें परागकण क्या हो एक तरीके से कार्यरत रहते हैं, ठीक है। कार्यरत मतलब कि फंक्शनल प्रकार करते हैं, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ बताया जाता है वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है। फिर आगे क्या बताया जाता है, निर्भरता के बारे में। अब इनकी निर्भरता किस पर डिपेंड करती है, जैसे कब, जब ये परागकण एक तरीके से क्या करेंगे, कार्यरत पर रहेंगे, तो उनकी निर्भरता किस तरीके से कार्य करती है, मतलब किन किन चीजों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम भी लोग हैं, ठीक है, तो हमारी भी निर्भरता, जैसे आपने कई सारे जानवरों को भी देखा होगा, तो उनकी निर्भरता उस वातावरण के, पर्यावरण के, ठीक है, और साथ साथ मौसम के अनुसार कार्य करती है, ठीक। तो उसी तरीके से इनकी भी जो व्यवस्था है इस तरीके से मौसम के अनुसार कार्य करती है। अब कैसे देखिए, जैसे बताया जा रहा है कि तापमान की व्यवस्था, ठीक, क्या बताई जा रही है इनकी निर्भरता तापमान पर। अब आप देख सकते हैं कि बहुत से, अब आप देख सकते हैं अभी भी कि बहुत से ऐसे आपके पादप जगत में, ठीक है, अनाज है, या ऐसे बहुत से पादप जगत में सब्जी है या सारी व्यवस्था है जो कि इस वक्त गर्मी में तैयार होगी, ठीक है। तापमान समझिए, तापमान इसी तरीके से, ठीक। और बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो आपकी ठंडक में तैयार होगी, बरसात में भी तैयार होगी, ठीक है। उन सब फसलों की व्यवस्था, जैसे आप देख रहे हो कि इधर गर्मी आ रहा है धीरे धीरे, तो अब आम की जो आम का ऋतु है, आम की जो ऋतु है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब एक तरीके से आम तैयार होता जा रहा है, ठीक। लेकिन अभी ठंडक पहुंचते पहुंचते बरसात मतलब एक तरीके से जाते जाते आप देखेंगे आम खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो ये तापमान पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हर एक पादप डिपेंड रहता है तापमान पर। और तापमान किस तरीके से मतलब एक तरीके से बदलता है, वो बदलने का कारण है आपके पर्यावरण या फिर मौसम के कारण से। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता रहेगा इसी तरीके से तापमान में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अभी आपको बताएं, सब देख रहे हैं कि दोपहर में या मतलब 10 बजे के बाद 5 बजे से पहले बहुत धूप निकलती है तो गर्मी होती है। तो गर्मी में देख रहे हैं कि आप तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, शरीर से पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक, भूख कम लग रही है, ये सब चीजें हो रही है। तो ये एक तरीके से तापमान पर ही डिपेंड करता है, ठीक। और इस वक्त आप देख रहे हो कि ज्यादातर हाइड्रेटेड चीजों को तैयार किया जाए, जैसे तरबूज हो गए, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, सब चीज तैयार की जाए। तो ये एक तरीके से तापमान पे जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो उसी तरीके से फसल आपकी तैयार होती है। फिर आपकी बताई जाती है ये बताया था आर्द्रता के बारे में, ठीक है, ह्यूमिडिटी इसको कहा जाता है। अब ह्यूमिडिटी का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक। अभी जैसे कोई चीज, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो तैयार तो हो रहे हैं, खीरा या कुछ भी तैयार हो रहा है, तो इन्हें भी पानी चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं। जैसे जहाँ पानी का बहुत भारी मात्रा में स्रोत रहता है, ठीक है, वहां पर ऐसी चीजें तैयार होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये सरयू के किनारे आप जब जाएंगे तो वहां देखेंगे ये सब चीजों की खेती ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। ये सब चीजें, या गंगा जी के किनारे जाए तो यहाँ सब चीजें ज्यादा खेती की मात्रा रहती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का, और जो मिट्टी है तरीके से बलुई मिट्टी के रूप में रहते हैं, ठीक है। और बालू जो होते हैं पानी को क्या करते हैं अंदर, मतलब बाहर तो आप इससे पानी फेंकेंगे तो सूख जाएंगे, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं उसको क्या करते रहे, एब्जॉर्ब किए रहते हैं। जैसे बालू हो गए, मोरंग हो गए, ठीक, तो सब चीजें एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बताया। और वो तो ये तापमान पर निर्भरता होगी, आर्द्रता पर, और फिर साथ साथ होगी आनुवांशिक विशिष्टता पर, ठीक है। अभी आनुवांशिक विशिष्टता क्या होती है,
आनुवांशिक विशिष्टता एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि किसके साथ इसका क्या कर रहा है, फंक्शनल चल रहा है, ठीक, वो कितनी भारी मात्रा में अपनी प्रोटीन को या एक तरीके से पराग कण को किस तरीके से क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, ठीक। जैसे कोई भी चीज है, ठीक, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके, मतलब हम ही लोग हैं तो हम ही लोग यही देखते हैं कि किस प्रकार से या किस तरीके से, ठीक है, अपने फंक्शनल को या फिर इस क्रिया को करते समय, ठीक है, कितनी मात्रा में, ठीक, अपनी ऊर्जा को और साथ साथ अपने हार्मोन्स को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ यही चीज बताया था कि आनुवांशिक विशिष्टता किस तरीके की व्यक्त हो रही है, कि कितना मात्रा में चीजों को क्या कर रहा है, एक तरीके से व्यक्त कर रहा है, ठीक, ये दोनों हो गए। अब यहाँ फिर आगे क्या बताया है, जीवन काल के बारे में, कि अनाजों में पराग कणों का जो जीवन क्षमता होती है, अनाजों में पराग कणों की जो जीवन क्षमता होती है वो केवल 30 मिनट की होती है, ठीक है। ये बताता है कि जो अनाज होते हैं जैसे आपके गेहूं चावल ये सब जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो जीवन क्षमता होती है कितने समय की होती है, 30 मिनट की होती है। मतलब बहुत कम से कम समय में क्या होते हैं ये इस तरीके से कार्य करते हैं, 30 मिनट बहुत कम से कम समय में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब यही अगर देखा जाए इससे आपका क्या है, रोजिस, ठीक है, यानी कि गुलाब हो गए, ठीक है, और गुलाब के प्रजाति के कई सारे और नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आपको दिया गया है सोलोनेसी दिया गया है, ठीक है, तो इनके जो सदस्य दिए गए उनकी क्षमता जो होती है वो कई महीनों तक की होती है, यानी कि महीनों तक की इनकी जीवन क्षमता होती है। चलिए तो हम लोग समझेंगे, क्या जानेंगे कि पराग बैंक क्या होता है, ठीक है, हम लोग जानेंगे पराग बैंक क्या होता है। जैसे हर एक चीज का बैंक होता है, बैंक मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक पैसे का बैंक होता है, ठीक है, उसी तरीके से पराग बैंक क्या होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें बताया था कि पराग कणों, तो इसमें बताया जाता है पराग बैंक के बारे में, ठीक है, जो कि हमने अभी आपसे बताया कि कई बार ठीक है इसको पूछा गया है, ठीक, और साथ साथ ये भी पूछा गया है। तो इसमें बताया पराग बैंक क्या होता है, पराग कणों के कार्यो संरक्षण, ठीक है। अब कार्यो संरक्षण क्या होता है, अभी हमने बताया कि जब पराग कण एक तरीके से व्यवस्था करते हैं, यानी कि कार्यरत करते हैं, फंक्शनल करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके की जैसे कार्यरत होगा, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं दो चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे निषेचन की प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं दो चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है, अकेले तो निषेचन होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ बताया था कि जो उनके कार्यों का संरक्षण है, ठीक है, मतलब कि जो कार्य करते हैं, ठीक है, उनके बीच एक एक तो तैयार है एक दूसरी निषेचन की प्रक्रिया के लिए, जैसे एक एस्ट्रोजन और एक टेस्टस हार्मोन, ठीक है, यानी क्रोमोसोम के रूप में जो कार्य करता है उस तरीके से क्या बताया था कि कार्य संरक्षण के द्वारा नाइट्रोजन, देखिए आपने देखा होगा नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन आप नाम सुने होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन का कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे आप लोग नाइट्रोजन का प्रयोग आपको बता दें कि आपने जो देखा होगा कि भी आप रोटी को खुले में रख दें, ठीक है, तो कुछ समय के बाद ऑक्सीकृत होकर के अंदर ऑक्सीजन उसमें और बाहर की व्यवस्था लग के और नमी लग जाती है, फिर उसमें कवक लगने लगते हैं, हरी हो जाती है रोटी, ठीक है, काली होने लगेगी। लेकिन आप देखेंगे जो चिप्स होते हैं पैकेट में बंद रहते हैं, कुरकुरे आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी समस्या नहीं होती, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? हम्म, हाँ, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, जिसके कारण से ऑक्सीजन उससे रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब एक तरीके से सील रहती है, तो इसके कारण से नाइट्रोजन जब है तो सुरक्षित रहती है। तो यहाँ इसीलिए इसमें क्या कहते हैं नाइट्रोजन में इसको, तो कितने नाइट्रोजन के तापमान पर, -196। तो यहाँ जो होता है नाइट्रोजन का जो तापमान होता है कितना होता है, -196, यानी कि इतना ठंडा कि अगर आप उसको हाथ उसमें डाल दें तो आपकी नसें तक जम जाए। अगर मान लीजिए कि तापमान बहुत ज्यादा है शरीर का, ठीक है, तो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है वो सब एक तरीके से डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि आपके शरीर का तापमान बैलेंस करने का काम वृषण करता है, ठीक है, आप हम लोग के शरीर का जो तापमान है उसको अगर एक तरीके से कोई मेंटेन, तो वृषण उसका मेंटेन करता है, शरीर का तापमान मेंटेन करने का वृषण करता है, जहाँ पे टेस्टस हार्मोन्स होता है। और जब हमारे लोग को आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी को बुखार हो जाता है तो जो टॉयलेट होता है तरीके से येलो कलर का होने लगता है, होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही होती है कि टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, तो जो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालता है तो जो हमारे हार्मोन्स है उस पर भी इफेक्ट डालता होगा, ठीक। तो यहाँ यही बताया है कि ये जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पर क्या क्या आता है, इसको संरक्षित करके रखा जाता है, चाहे किसी के भी, चाहे वो पुष्प के होंगे, चाहे वो जानवर के होंगे, ठीक है, चाहे वो मनुष्य के होंगे,
ठीक है। सभी को एक मतलब तापमान, और वो तापमान ठंडे का तापमान ही रहेगा, ठीक है, तो कि माइनस में टेम्परेचर रहेगा, ठीक। तो यहाँ बताया था, फिर क्या था कि इन संरक्षित पराग कणों को ही क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं, जहाँ पे ये पराग बैंक एक तरीके से रखे आते हैं सुरक्षित, ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, प्राकृतिक। अब देखिए इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग फसल प्रजनन में आवश्यकता के अनुसार होता है, आवश्यकता के अनुसार। जैसे आपको बताएं कैसे, आपने देखा होगा, छोटी सी चीज आपको बताया, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आपने जो देखे होंगे, तो गन्ने की फसल अगर आप देखें तो कोई कहता है कि हमने अर्ली लगाया है, हमने जर्नल लगाया है, रिजेक्ट लगाया है। तो सब क्या है, ये सब एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जो एक तरीके से इनकी आनुवंशिकता के अनुसार इनको व्यक्त करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गन्ने में एक आंख का गन्ना आता है, ठीक है, और अब हमने देखा है मतलब इस बार कि इसमें दो आंख के गन्ने थे। इसका मतलब ये बता रहा है कि एक पीढ़ी में, ठीक है, जैसे व्यवस्था इसमें दो आंख है तो इसमें दो पौधे निकलेंगे एक साथ, ठीक। तो ये एक तरीके से जेनेटिक की ही व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था बताई जा रही है। एक यानी कि एक जहाँ एक गन्ना सब में निकलेगा, वहां एक साथ क्या निकलेगा, वो दो गन्ने निकलेंगे वहां पर, ठीक। तो अब यहाँ यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भी आप देखेंगे कि गेहूं की जो फसल है, अभी आप देखेंगे आपके यहाँ के जो गेहूं है छोटे छोटे दाने के होते हैं। वही पंजाब चले जाइए, हरियाणा, जहाँ पे बड़े बड़े दाने जो आपको कोटा से मिलते हैं, ठीक है, आप देखें कोटे के जो गेहूं तो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो वो सब वहीं से आते हैं। तो अब उनकी जो व्यवस्था है, ठीक है, और आपकी जो एक तरीके से गेहूं की जो फसल की वैरायटी है, वो दोनों में बहुत बहुत ही अंतर है, ऐसे कि नहीं। और गेहूं के अलग अलग नाम है, तो जो इनके नाम है वो इन्हीं के माध्यम से आपको मिलते हैं, क्योंकि दिया गया ना फसल प्रजनन में इनको आवश्यकता के अनुसार मतलब प्रयोग किया जाता है। ये गेहूं आपके देसी हैं, लेकिन उन्हीं के साथ क्या होता है, प्रयोग किया। जैसे हमने आपको बताया था कि अभी आप देखते होंगे कि कलमी आम आ गया, चौसा आम आ गया, ये सब आम आ गए, तो उसमें क्या काम करते हैं, देसी आम के 2-3 साल के जो पेड़ हो जाते हैं उनको बीच से काट के चौसा आम के कल को कमल को वो कलम को उसमें लगा दिया जाता है, और उसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया जाएगा। अब वो एक तरीके से चौसा आम तैयार हो गया। नीचे से तो आपका देसी रहेगा, लेकिन ऊपर से जो वो कलम लगा दिए, उस तरीके से क्या हो गया, वो चौसा आम तैयार हो गया। तो इस तरीके की व्यवस्था इसमें सब में मतलब की जाती है। अब ये होता क्या है, इसको देखिए, बताया जाता है कि इसको पराग नलिका, तो हम इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है। बताता है लघु युग्मक जनक जो होता है, पराग नलिका एवं नर युग्म युक्त अंकुरित पराग कणों को ही नर युग्म उद्भिद कहते हैं। तो यहाँ जो है पराग नलिका जो होती है और नर युग्मों का, ठीक है, नर युग्मक हमने आपको पढ़ाया था नर युग्मक के बारे में, जो कि इसमें बताया गया था पराग कणों के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि कितने कौन से पराग कण किस आकृति के होते हैं, वो अंतःचोल क्या होता है, बाह्य चोल क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लोग क्या कहते हैं, चर्चा किए थे। तो बताया था कि पराग नलिका एवं नर युग्म युक्त अंकुरित पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्म उद्भिद कहते हैं, ठीक। तो यहाँ होता है अंकुरित के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में अंकुरित यानी कि जो अंकुरित हो जाते हैं प्लांट बनने के लिए, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। ये अंकुरित हो जाते हैं परागकण, वही क्या कहते हैं, नर युग्म उद्भिद कहते हैं। फिर बताया अधिकांश आवृत्त बीजीय पादपों में नर युग्म उद्भिद का जो परिवर्धन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि ये दो प्रकार से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। सबसे बड़ी चीज उसमें दिया गया है आपको, लघु युग्मक जनन होता क्या है, मतलब यही क्रिया यही है। लेकिन इसको अगर हम लोग एक सरल सरल भाषा में देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है और उसमें नर युग्म का निर्माण, ठीक है, क्या होता है, नर युग्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बताया जाता है लघु युग्मक जनक के बारे में। तो यहाँ यही तो बताया ना कि नर युग्म युक्त होते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अंकुरित पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्म उद्भिद कहते हैं, ठीक। और देखा जाए, अब बताया जाता है कि इसकी जो अधिकांश आवृत्ति बीजीय पादपों में नर युग्म उद्भिद का क्या होता है, परिवर्धन दो चरणों में होता है, यानी कि इसको बांटा जो गया है दो चरणों में बांटा गया है, ठीक है। उसका हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से चरण हैं, किस किस प्रक्रिया है, ठीक। चलिए, तो इसको बांटने की जो व्यवस्था है वो दो चरण में है, कौन कौन से चरण में, क्या नाम है उसका, ठीक है, लिखिए। एक का है नाम प्रथम चरण, प्रथम चरण प्रक्रिया,
प्रथम चरण प्रक्रिया और दूसरा है द्वितीय चरण प्रक्रिया। ठीक, ये दो चरणों में कार्य करता है, एक है आपका प्रथम चरण अपक्रिया और एक है द्वितीय चरण अपक्रिया। ठीक है, अब हम लोग यही समझेंगे कि प्रथम चरण अपक्रिया में क्या होता है, द्वितीय चरण अपक्रिया में क्या होता है। अब इसके छोटे से कार्य भी हैं इसके, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ जानेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो बताया कार्य के बारे में, यह एक कोश के लघु, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि यह एक कोशिकीय जो होते हैं उनके लघु बीजाणु को क्या करता है, विकसित होने पर, ठीक है, जो विकसित होने लगते हैं तो उनको 2 से 3 कोशिकीय नर कोश में क्या करता है, ये विकसित होने देता है। 2 से 3 या 3 से 4 भी, ठीक है, में क्या होता है, ये विकसित होने देता है। तो यहाँ बताया था प्रथम चरण प्रक्रिया में क्या बताया जा रहा है, ये कैसी घटना होती है, बताया था कि यह चरण क्या कार्य करता है, पराग कण के पराग कोश से मुक्त होने से पूर्व ही संपन्न हो जाता है। यहाँ मतलब कि जब पराग कण जो होते हैं और पराग कोश से बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, यानी कि पराग कोश से क्या होने लगते हैं, ये बाहर होने लगते हैं, ठीक है, तो तब ये प्रक्रिया, ये घटना घटती है, ठीक है, पराग कण के क्या होते हैं, पराग कोश से मुक्त होने में संपन्न होते हैं। ये सभी चीजें हम लोग अभी बारी बारी से स्टेप वाइज एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है, अभी की किस तरीके से बाहर होते हैं, ठीक है, कैसी प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब कैसे इनमें कायिक कोशिकाएं या जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे अभी मतलब आगे चलकर एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर बताया इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है, ठीक है, और फिर समसूत्री विभाजन होता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले बताया कि इसमें जो शीघ्रता से क्या होता है, आकार, ध्यान रखिएगा, इनके आकार और आयतन में क्या होने लगती है, तुरंत ये वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है, आकार और आयतन में तुरंत क्या होने लगे, वृद्धि होने लगते हैं। अब जैसे सबसे बड़ी चीज ये भी है कि वृद्धि हम लोग भी करते हैं, विकास वृद्धि सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। आपको बताएं, जैसे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो जिस तरीके से उनकी आयु है वो उतनी जल्दी सीखने की व्यवस्था रखते हैं, जिससे हम लोग की कितनी भी लंबी आयु हो जाए, ठीक है, लेकिन हम कभी भी छत से कूद कर यदि किसी दूसरे पेड़ पर छलांग ला के नहीं जा सकते, ऐसा कि नहीं। लेकिन जो बंदर के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो देखा जाए तो वो बहुत कम आयु के होते भी हैं, मतलब कम आयु में बंदर जीते हैं, और वो सारी प्रक्रिया मुश्किल से 3 से 4 महीने में सब कुछ सीख जाते हैं वो, ठीक, यहाँ कूदना, वहां नोचना, इनको ये करना सब कुछ एक तरीके से सीख जा। और जो अगर देखा जाए मानव प्रजाति में तो 6 महीने में चलना नहीं सीख पाते, अगर देखा जाए एक तरीके से, है ऐसे कि नहीं। तो ये चीज यहाँ निर्धारित करता है कि कौन कितनी तेजी के साथ क्या कर रहा है, वृद्धि और साथ साथ विकास कर रहा है, ठीक, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो यहाँ बताया जाता है कि उसमें क्या होता है, वृद्धि करता है, और फिर उसके बाद वृद्धि करने के बाद फिर प्रक्रिया होती है किसकी, समसूत्री विभाजन की। तो अब हम लोग ये जानेंगे पहले कि समसूत्री विभाजन होता क्या है, ठीक है, कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक, चलिए। समसूत्री विभाजन यह होगा, ठीक है, ये क्या होगा, समसूत्री विभाजन ये होता कैसे होता है कि दो असमान कोशिकाओं, ठीक है, मतलब कोशिका दो रहेंगी लेकिन कोई समान नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि कोई उनकी आकृति हो, कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर हो तो समान, लेकिन जो उनके पराग कण हो गए होंगे, जो कि हमने कल आपको बताया था कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कि उनके पराग कण अलग अलग साइज के होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं, तो हमने आपको बताया सबसे बड़े साइज के
प्राक्कण और सबसे छोटे साइज के प्राक्कण, सबसे लंबे साइज के प्राक्कण, ठीक। तो यहाँ बताया था कि दो असमान, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो यह दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये सबसे पहली चीज, दो असमान कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया था कि इनमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे वर्धी या फिर कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। और फिर साथ ही साथ दूसरी छोटी या फिर जनन कोशिका कहते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जनन कोशिका आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया था कि जीव द्रव डूबे हुए रहते हैं, बताए थे नहीं बताए थे इसको। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि ये इस आकृति में होते हैं। ये दो असमान कोशिकाओं में कार्य करते हैं, कौन कौन, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अब कुछ चीजें हम और जानेंगे समसूत्री विभाजन में कि इसकी मतलब इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताए, नहीं तो फिर आगे। कायिक कोशिका, तो यहाँ कायिक कोशिका में बताया जाता है कि इस कोशिका का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और फिर बताया कि प्रारंभ में केंद्रक जो होता है गोलाकार होता है, ठीक। पहले प्रारंभ में तो बताया जा रहा है कि इसकी आकृति जो किस तरीके से होती है, गोलाकार होती है। लेकिन बाद में फिर क्या होने लगती है, अनियमित आकार की हो जाती है, यानी कोई मतलब वो नहीं रहता स्ट्रक्चर, इसी आकार में रहेंगे लोग, ठीक। या इस आकार में रहेंगे या गोलाकार रहेंगे या अंडाकार रहेंगे, इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं, ठीक। क्या होता है, अनियमित आकार का होता है। और कोशिकांग एवं संख्या में वृद्धि, मतलब कोशिकांग की एक तरीके से व्यवस्था होती है, ठीक है। मतलब कोशिकांगों के जो आकार होते हैं उनकी, और साथ साथ उनकी संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और फिर क्या होता है कि पराग नलिका का क्या करते हैं, एक तरीके से निर्माण करते हैं, ठीक। पराग नलिका हमने आपको बताया ही है, ठीक। तो इसमें होता है कि पराग नलिका का किसमें क्या होगा, निर्माण। ये ध्यान रखिए, पराग नलिका का निर्माण किसमें होता है, कायिक कोशिका में, ठीक है। फिर पूछा जाए कायिक कोशिका मतलब किसके चरण में है, तो है आपके प्रथम चरण प्रक्रिया में। और किसकी व्यवस्था है, आपके लघु युग्मक जनन की, ध्यान रखिएगा, लघु युग्मक जनन में प्रथम चरण की प्रक्रिया में कायिक कोशिका में पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि बना दे स्ट्रक्चर, भूलेंगे तो नहीं। ये इस तरीके से होता है, देख लीजिए। पहले आपका आएगा लघु युग्मक जनन आता है, फिर कायिक कोशिका के बाद पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो इसमें बताया जाता है हम लोगों को, अभी तक हम लोगों ने वर्धी कोशिका या फिर कायिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जनन कोशिका के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया क्या जाता है कि जनन कोशिका क्या होती है, कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो बताया था इसके पहले आकृति के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में बताया इसके आकृति या फिर आकार के बारे में। क्या बताया जाता है कि प्रारंभ में यह लेंस किस आकार से, लेंस आकार से होता है। जैसे लेंस होता है, आपने देखा होगा जो पारदर्शी से दूरदर्शी के लिए होता है, या इस एक ये तो इस तरीके से जो दूर दृष्टि के मतलब कि नजदीक, दूर की उससे नजदीक दिखाई देती है। एक लेंस आपने देखा होगा जो इस आकृति में होता है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे दूरबीन की तरफ होता है, नीचे लगा के देखा जाता है, ठीक। इस आकृति में भी माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया था यह लेंस के आकार का क्या है, होता है। और लेंस के आकार का होता है, बाद में यह गोलाकार हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, अभी भी स्ट्रक्चर भी बनवाएंगे, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हो, गोलाकार हो जाता है। या दिखाई देता है, लेकिन किस रूप में, क्रीम रूप में, ठीक है। क्रीम एक मतलब छोटे जीव के रूप में, ऐसे ऐसे हम समझ ले, इससे आप जैसे समझिए क्रीम रूप को, क्रीम जैसे जैसे छोटे छोटे कीड़े, जैसे केचुआ जिसको कहा जाता है, केचुए की आकृति के हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिसको कहा जाता है अर्थवर्म, ठीक है। केचुआ उसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से किन रूप में क्या होता है, दिखाई देते हैं, रेंगने वाले जैसे जो पशु होते हैं, जानवर, ठीक। किन रूप से हमें क्या होता है, लंबी आकृति पराग नलिका में, ठीक है, लंबी आकृति में जब क्रीम रूप हो जाएंगे तो लंबी आकृति हो जाएगी, जैसे केचुआ हम बताया आपको, ठीक है। तो लंबी आकृति पराग नलिका में इसकी क्या होती है, गति को क्या करता है, सरल बनाता है। जब ये गति करते हैं तो उसको कौन सरल बनाता है, पराग नलिका, ठीक है। लंबी आकृति पराग नलिका में इसकी क्या करती है, गति को सरल बनाया जाता है।
फिर बता दें कि कोशिका द्रव, अभी हम आपको बता रहे हैं कोशिका द्रव क्या होता है, ठीक है। तो बता दें कि कोशिका द्रव कम होता है, सभी सामान्य कोशिकांग, कोशिकांग भी आपको बता रहे हैं क्या है, सभी सामान्य कोशिकांग क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। फिर आगे क्या होता है कि केंद्रक विभाजन द्वारा नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि नर युग्मों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ठीक है, आप बता सकते हैं उसको किसके, केंद्रक के द्वारा, वो भी किसके केंद्रक के द्वारा, जनन कोशिका के केंद्रक के द्वारा क्या होता है, नर युग्मों का निर्माण होता है, ये आपको इसमें बताया गया है। अब इसमें हम आपको भी बता रहे हैं कोशिका द्रव के बारे में, ठीक है, वो क्या बताएंगे, कोशिकांग के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, और फिर इसके बाद इसके हम फिगर को समझेंगे, छोटे छोटे मतलब इसमें जो बताए जाते हैं कि किस तरीके से इसके बाह्य चोल होते हैं, अंतः चोल होते हैं, कैसे ये लंब आकृति में, या जो यहाँ बताया गया कि पराग नलिका होती है, और साथ साथ कोशिका द्रव क्या होता है, मतलब ये जो कृमि रूप से लंबी आकृति पराग नलिका में ऐसी गति को सरल बनाता है, ये किस तरीके से लंबी आकृति में होते हैं, ठीक है। हम लोग इससे क्या करेंगे, पार्ट के बारे में भी समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसमें कोशिका द्रव क्या होता है, ठीक है, क्या जानेंगे, कोशिका द्रव के बारे में, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए कोशिका द्रव। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ जैसे आपको बताया गया कि एक तरीके से क्या करता है, जो कोशिका द्रव क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और सभी समान कोशिकांग ही होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो कोशिका द्रव होता क्या है, तो कोशिका द्रव जो होता है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर, और केंद्रक यानी कि जो केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक जो एक तरीके से सभी चीजों को मतलब एक तरीके ये कह सकते हैं कि जो बीज का हिस्सा, ठीक है, जो हम ये कह सकते हैं केंद्रक, जो कि अंदर के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक, अंदर पाया जाता है पादप जगत के हर किसी के अंदर केंद्रक, ठीक है, हम लोग के जो जिसको न्यूक्लियस कहते हैं एक तरीके से, ठीक? केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला एक क्या है, जेली नुमा, ठीक, जेली नुमा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, इसको बताया था। और ये बना किससे होता है, जैसे जेली नुमा है तो ठीक है, किसी ना किसी चीज से तो बना ही होगा, ठीक है। तो और साथ साथ इसमें पाए जाते हैं जल, ठीक है, इसमें अम्ल होते हैं, जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं, वो अम्ल कह रहे हैं, लवण होते हैं, लवण, ठीक है। इसमें जो होते हैं क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें होते हैं आपके जल, साथ साथ प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं, ठीक। ये सब मिलके एक तरीके से क्या बनाते हैं, जेली नुमा संरचना बनाते हैं, जेली नुमा एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, और जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव। और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, ठीक है, अंदर मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, यानी उसी के बीच में हुआ, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर हुआ ये, और केंद्रक के क्या हुआ, बाहर हुआ, तो बीच में तो पाया जाता है, किसके बीच में, कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या है, ये पाया जाने वाला जेली नुमा संरचना, जेली नुमा चिपचिपा पदार्थ है, और ये बनता किससे है, जल, प्रोटीन और लवण से, ठीक है, ये इससे क्या होता है, बना होता है। तो ये हो गया आपका कोशिका द्रव, तो ये हो गया आपका कोशिका द्रव, ये हो गया आपका कोशिका जनन कोशिका, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। और कोशिका द्रव के कार्य भी होते हैं, जैसे कोशिका कुछ कार्य भी तो करते हैं, जैसे जेलीनुमा है तो इनके क्या होते हैं, कार्य करते हैं, ये एक तरीके से परिवहन का कार्य करते हैं, मतलब जैसे कोशिका झिल्ली से केंद्रक के बीच में होते हैं, तो वहां तक पहुंचाने के बीच में एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसी में तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, कौन, कोशिका द्रव, ध्यान रखिएगा ये भी। और किसके किसके बीच में परिवहन का कार्य करते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, ये क्या करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं। तत्वों के परिवहन के, उनके पास तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन, जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं और लवण होते हैं, ये सब इसमें क्या होते हैं, तत्व पाए जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग कोशिकांग शुरू करें। यहाँ बताया जाए कोशिकांग के बारे में, क्या बताया जा रहा है कि कोशिकांग होता क्या है, तो कोशिका के भीतर मौजूद वह एक विशिष्ट छोटी संरचना होती है, विशिष्ट संरचना यानी कि बहुत ही, जिसको कह सकते हैं तरीके से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या वीआईपी इसको कहा जाता है, ठीक। तो एक विशिष्ट छोटी संरचना है, जो हमारे भी शरीर और साथ साथ पादप जगत में भी क्या है, कार्य करती है।
हमारे शरीर में भी कोशिकांग है, ठीक है। कोशिका के जो अंग के रूप में कार्य करे वही कोशिकांग, ठीक है। के अंग की तरह क्या करता है, के अंग की तरह ही कोशिका के लिए क्या होता है, विशेष कार्य करते हैं। मतलब ये कोशिकांग वो होते हैं जो कोशिका के लिए क्या होते हैं, कोशिका के लिए एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकांग वही होते हैं जो कोशिका के लिए क्या करते हैं, एक अंग के रूप में कार्य। जैसे हम ही लोग हैं, अभी हमारे मम्मी पापा कुछ कहें इसको करना है तो लोग करते हैं, नहीं करते। तो बस उसी तरीके से तो जो कोशिका कहता है और कोशिका के जो अंग के रूप में क्या करे, कार्य करे, यानी कोशिका आर्डर दे और उसे अंग उसका कहा माने, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका। इसी तरीके से पादप जगत में भी होता है, ठीक है। अब इसके कुछ और चीजें हैं, क्या की चीजें होती हैं, जैसे इसमें क्या क्या चीजें आती भी हैं, जैसे इसमें आपके आती है माइट्रोकांड्रिया, केंद्रक, ये सब मतलब हम लोग बायो उसमें पढ़ेंगे, शरीर में भी हम लोग समझेंगे तब। लेकिन आपके पादप जगत में इस तरीके से कोशिकांग को क्या कहता है, व्यक्त करता है। यानी कि कोशिकांग उपस्थित होते हैं, देखिए जो बताया गया ना कि सभी सामान्य कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सभी सामान्य कोशिकांग इसी तरीके को व्यक्त करता है, ठीक है। इसी को व्यक्त करता है कि ये क्या होता है, इनके अंदर सभी समान कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसका मतलब ये भी कोशिकांग इसके अंदर जो है वो उन्हीं के अंगों के रूप में क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। मतलब जो कोशिका कहती है पादप जगत के, उसको उनको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये बताया जाता है आपको कोशिकांग के बारे में, ठीक। तो ये आपको दिया गया है, ये जो प्रतिबिंब बना है हम लोग का चित्र, ठीक है। ये बताया गया आपको किसका है, प्राग कण का विकास तथा नर युग कोद्भिद का निर्माण के बारे में बताया गया है, ठीक है। नर युग कोद्भिद के निर्माण के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, ये आपका पहला ए है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और यहाँ पर ये ई है। ये आपको बताया गया, इसमें पहले आपको बताया जाता है क्या होता है, ये एक आकृति बनती है, ठीक है। इसमें जो कि आपका दिया गया है किस तरीके से, प्राक कण के विकास के लिए, ठीक है। तो जो प्राक कण का पहले विकास होता है नर युग्मोद्भिद के निर्माण के लिए, ठीक है। नर युग्मोद्भिद के निर्माण के लिए प्राक कण का विकास होता है, तो उसमें आपके बाह्य चोल जो कि बता दिया गया है क्या होता है, बाह्य चोल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोशिका द्रव, अभी हमने बताया कोशिका द्रव क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ फिर केंद्रक का निर्माण होता है, ये है न्यूक्लियस, यही है केंद्रक, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केंद्रक, और ये हो गया जनन छिद्र। ये आपका क्या है, जनन छिद्र। ये एक तरीके से 3 जगहों पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। हमने आपको जनन छिद्र में जब अगले एक चीज स्ट्रक्चर और बनाए थे तो आप लोगों को बताया था कि जनन छिद्र एक तरीके से 3 जगहों पे क्या होता है, पाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में जो लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये जनन कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है कि ये जनन छिद्र है, ठीक है। इससे प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है, ठीक। प्रक्रिया की आगे बढ़ती है, यानी पराग कोष और वर्तिकाग्र जो एक तरीके से पराग कोष और परागकण क्या होता है, एक तरीके से अपना कार्यरत रहते हैं, ठीक है, फंक्शनल करने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे जनन कोशिका की व्यवस्था होती है, ये जनन कोशिका मतलब यहाँ पर एक तरीके से जनन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इसमें भी आपके अंतःचोल पाए जाते हैं, मतलब इसमें भी अंतःचोल होता है, ये जो है ये अंतःचोल है, ठीक। इसमें भी अंतःचोल पाए जाते हैं, और ये अंदर की जो व्यवस्था है इसको क्या कहता है, वर्धी कोशिका या फिर कायिक कोशिका, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर अब इसमें धीरे धीरे कुछ चीजों का निर्माण और होने लगता है। जनन छिद्र तो पाया ही जाता है, एक इसमें पाया जाता है नली केंद्रक के बारे में, ठीक है, कि नली केंद्रक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। अभी कि नली केंद्रक क्या होता है, और साथ साथ हम लोग समझेंगे कि कैलोस भित्ति क्या होती है, ठीक है। कैलोस भित्ति क्या, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी समझेंगे। फिर उसके बाद जब डी स्ट्रक्चर तैयार होता है तो इसमें रेक्टिका पाई जाने लगती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब इसकी प्रक्रिया एक तरीके से कंप्लीट होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया, और डी स्ट्रक्चर में आप देखते हैं ये इस आकृति में पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जनन कोशिका जो होती है उसकी आकृति जो देखी जाए तो माइक्रोस्कोपिक की आकृति की होती है, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, कैलाश
कैसोल प्लग के बारे में बताएगा, ये पराग नलिका बताई जाती है, ये नर युग्मक है, ये उसको क्या कहते हैं, नली केंद्रक बताया जाता है। और ये गाढ़ा कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव भी हमने जो आपको बताया था, ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कोशिका द्रव एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जलीय पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें पाए जाने के कारण क्या होता है, तरीके से गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ के रूप में चीजें क्या होती है, पाई जाती हैं। तो ये हो गई आपकी व्यवस्था, होगी किसकी व्यवस्था, पराग कण के विकास की, मतलब पराग कण किस तरीके से क्या होते हैं, परागकण किस किस आकृति में या किस तरीके से क्या करते हैं, विकास करते हैं, उसकी व्यवस्था हो गई। और किसके लिए, नर एवं पौधमित के विकास के लिए किस प्रकार से विकास करते हैं उसके बारे में क्या से बताया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी टॉपिक के, जैसे आपका क्या होगा, नली केंद्रक क्या होता है, कैलोस भित्ति क्या होती है, कैलोस प्लग क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से इसके अंदर पाया था और कैसे ये इसके लिए कार्य करता है, तो महत्वपूर्ण कार्य करता है इसके लिए, ठीक है। किस तरीके से इसकी यहाँ पर मतलब इस स्ट्रक्चर में कैसा इसका उपयोग है, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.